नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन, आपकी अध्यापिका, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर लेकर आई है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 क्लास 10th का चैप्टर। इस वीडियो में बच्चों आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। बहुत ही ईजी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और 19 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी भी बुक को या कॉपी को ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फटाफट से पाठ शुरू करती हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक। इस कहानी के सुविख्यात रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी जिनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और मैनपुरी से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हिंदी में एमए पास किया था। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। कस्बे का आदमी, आधी दुनिया, उपन्यास हैं इनके, कितने पाकिस्तान, काली आंधी, नाटक हैं, यात्रा वृत्तांत इन्होंने इतने लिखे, संस्मरण हैं, समीक्षाएं हैं। तो आपको सिर्फ इतना जानना ही ज़रूरी है कि लेखक कमलेश्वर जी हैं जिनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ था। स्टूडेंट्स, ये जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है। इस लेख से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ गुस्सा था। यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक कमलेश्वर जी ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए फटाफट से पाठ शुरू करती हूँ। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ द्वितीय का नाम है यहाँ पर, एलिजाबेथ प्रथम का नहीं, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम अलग थी और एलिजाबेथ द्वितीय अलग है। तो आप याद रखिएगा, ये उस टाइम की बात है बच्चों जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पे रानी कब क्या पहनेगी। अब रानी थी भाई, और जिस समय की ये बात है उस समय अखबारों में शाही दौरे की हर रोज़ चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज़ इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल यात्राओं के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेगी इस बात को लेकर बड़ा परेशान था। वो रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शानो शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा गरिमा में भी हो। और शाही दौरे से पहले लिखा है उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो इसमें बता रहे हैं कि शाही दौरे से पहले रानी का जो सेक्रेटरी था, जो जासूस था, वो पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। नए ज़माने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रानी है उसने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था जिसका कपड़ा उन्होंने हिंदुस्तान से मंगवाया था। और रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो इसमें क्या बताया गया है कि रानी की जो जन्मपत्री है, जब प्रिंस फिलिप हैं जिनके कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में क्या क्या छपा, उनके नौकरों की, बावर्चियों की, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई थी। इन खबरों से बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो बताया गया कि दिल्ली में शाही सवारी
के आगमन से धूम मची हुई थी। अब धूम मची हुई थी तो वहाँ पर इंग्लैंड में शाही दौरे को लेकर काफ़ी खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी जो गूंज सुनाई दे रही थी वो भारत में सुनाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पे उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत क्या क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मतलब नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन होते हैं कोमल अंग वाले जो होते हैं ना, उनकी तरह बोल दिया। इमारतों को संज्ञा दे दी गई है। इमारतों को नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। तो यहाँ बताया गया है कि इमारतों को बड़ा सजाया गया, संवारा गया। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई। पर बात क्या हुई, एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो जो भारत में शाही मेहमान थे, उनके स्वागत की तैयारियां तो खूब जोर शोर से चल रही थी। सड़कों को भी साफ किया जा रहा था, इमारतों का रंग रोगन करके उन्हें खूब सजाया संवारा जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां तो चरम सीमा पे थी। बस एक ही कमी रह गई थी, जिससे शाही मेहमानों के नाराज होने का डर था, और वो था जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। जी हाँ, इसके बारे में बताया कि इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पे थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो इसमें बताया गया है कि कई राजनीतिक पार्टियां थी। एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे, कई प्रस्ताव पास हुए थे, अनेक भाषण दिए गए थे, और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ ऑपोजिट विपक्ष में। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या किया, अब आगे पढ़ते हैं। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो थी, लाट से गायब हो चुकी थी। उस नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी दास्तान है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े तहलके, बड़े आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, चंदा जमा हुआ था, नेताओं ने भाषण दिए थे, खूब गर्मा गर्म बहस भी हुई, सिर्फ इस बात पे कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। और इस बात के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या हुआ, चलिए आगे पढ़िए। रानी उसी जमाने में ये हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। तो हुआ क्या, इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो थी, एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर गवाहें होते जो भलाई चाहते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब रानी आए हमारे देश में और नाक ना हो, और इस बात से सभी लोग हो गए परेशान। खैर, देश के जितने भी हितैषी लोग थे, भला चाहने वाले, उन्होंने तो जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक हाई लेवल पे मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रख दिया। और सभी इस बात से सहमत भी थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, यानी कि हमारी भी इज्जत नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दे दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो।
अब क्या हुआ, उच्च स्तरीय विचार विमर्श करने के बाद, मशवरे के बाद, यह तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में जरूरी है, इसलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगवाई जाए। तो उच्च स्तर पर सलाह मशवरे होने के बाद एक मूर्तिकार को बोला गया कि मूर्ति की नाक लगवा दो। तो मूर्तिकार ने आगे क्या कहा, मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये नाक कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो ये सारी चीजें इस वाले पैराग्राफ में आपको बता दी गई हैं। मूर्तिकार ने सुना और बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए। तो सब हुकामों ने, हुकाम होते हैं शासकीय अधिकारी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब हुआ क्या, मूर्तिकार ने तो सुझाव दे दिया कि ठीक है, वो देश के हर वो पुरातत्व विभाग से जानकारी मांग रहा था कि बताओ मुझे ये मूर्ति बनी कहाँ थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से आया था। तो इसके लिए उन्होंने हर एक फाइल की छानबीन कर दी, क्योंकि हुक्मरानों, वहाँ उपस्थित जितने भी हुक्मरान थे, उन्होंने किसी को भी इस बात का तो पता ही नहीं था कि कहाँ से आया था। तो पत्थर से संबंधी जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चल सका। बाद में मूर्तिकार ने ये कहकर मसला खुद ही हल कर दिया। क्या, देखिए आगे पेज नंबर 13। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई, उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, दारोमदार जिम्मेवारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब वो मूर्तिकार को दोबारा बुलाया तुरंत। मूर्तिकार ने क्या बोला, उनने बोला कि मसला तो खुद ही हल कर दिया उसने कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढ के लाऊंगा। और मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों की जान में जान आ गई। मूर्तिकार जो था वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसे उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उसने क्या कहा कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खो ही डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने अब गुस्से में आकर क्या बोला, सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्ति का चुप खड़ा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपड़ासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब कमेटी के सारे लोग इस बात से बड़े परेशान थे कि उसने तो पल्ला झाड़ लिया। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव कमेटी के सदस्यों को दे दिया। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां भी लगी हैं, अगर आप लोग ठीक समझते हैं तो जिस भी स्वतंत्रता सेनानी की नाक इस लाट पर ठीक बैठती है मैं उसे उतार कर लगा दूंगा। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी, गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनकी लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सारी नाकें जो थी वो बहुत बड़ी निकली। तो देखिए कितना चतुर था ये मूर्तिकार। आपने देखा, सरकार के पैसों से ये हर जगह घूम आया, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया। तो मूर्तिकार केवल मूर्तिकार ही नहीं था, एक चालाक सुयोग्य व्यक्ति था।
अपनी बातों से उसने बड़े बड़े सरकारी अफसरों को भी पटा लिया था। पैसों के लिए हाथ आए अफसर को खोना थोड़ी चाहता है कोई भी, उसने भी नहीं खोया। सरकारी तंत्र की उसे परख है। उनकी दुखती नाड़ी को पकड़कर बेवकूफ़ बनाने में सफल ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी सोच को समाज के सामने लाने में भी वो सफल हो गया। और जॉर्ज की नाक से सबकी नाक ऊंची बताकर देश के महान नेताओं का गौरव बढ़ाने में उसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई बच्चों, देखा आपने। उसके बाद बोला, सब मूर्तियां देख लिया सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। अब सबको चिढ़ हो गई कि इतने दिन से ये गया है। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पे सहमति जताई कि मूर्तिकार निकल पड़ा पूरे देश के दौरे पर। इन सबकी नाकों का उसने नाप भी ले लिया है, जितने भी नाम मैंने बोले हैं, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल नहीं खाती थी। फिर अचानक क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने हिम्मत बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया है। तो उसके बाद उसने क्या किया, सन 1942 में 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप ले लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी। अंत में वह निराश होकर दिल्ली लौट आया और राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन करके उसे चमका दिया गया। सब कुछ तो हो चुका था, बस कमी किस चीज़ की थी, नाक नहीं थी, नाक की कमी थी। बात फिर बड़े हुकामों यानी कि शासकीय अधिकारों तक पहुंची, अधिकारियों तक बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या, ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब नाक लगानी तो बेहद ज़रूरी थी, और नाक नहीं लगाते तो अपनी नाक कट जाती। तो सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दे दिया एक और, कि नाक लगाना तो एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय ये है। क्या, आगे देखिए। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। देखो हमारे इंडियंस कैसे हैं, मतलब बाहर से आ रहे एक विदेशी के वेलकम के लिए अपने ही भारतीय की नाक कटाने को तैयार हो गए। देखिए क्या सोच है। ऐसी सोच कमलेश्वर जी ने अपनी रचना के द्वारा इस पाठ में प्रदर्शित की है। तो सभी लोग इस बात से परेशान थे, नाक लगाना ज़रूरी था, इसलिए उसने राय दी कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। नाक लगानी बेहद ज़रूरी थी, इसलिए उसको इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था, अब अखबारों में बस इतना छपा कि मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। फिर से हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक है वो सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे वो भी दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। तो कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन क्या हुआ, अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। यानी कि कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर जब एक जिंदा नाक लगाई तो उस दिन सब अखबारों ने बस इतनी ही खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा, सारे अखबार खाली थे। तो देखिए भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का कैसे लेखक कमलेश्वर जी ने इस लेख के माध्यम से चित्रण किया है। ये हैं आपकी पाठ की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आप देख लीजिए। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है वो उनकी किस मानसिकता को
दिखाती है। तो आपने पढ़ी लिया कैसी मानसिकता को दिखाती है। सरकारी तंत्र तो पहले से जागरूक होता ही नहीं है, जब मौका आता तभी उसकी नींद खुलती है। सरकारी तंत्र मीटिंगों पे चलता है, छोटी छोटी बात पे मीटिंग बुलाता है, होता कुछ नहीं मीटिंगों में, ढूंढने पे फाइलों में भी कुछ नहीं मिलता। अफसर दिखावटी चिंता करते हैं, अफसरों में तो चापलूसी की प्रवृत्ति होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट होने के क्या क्या प्रयत्न किए गए, तो ये आपको बता दिए गए हैं कि क्या क्या प्रयत्न किए थे। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था हुई थी, नई सड़कें बनी थी, इमारतें बनी थी, रंग रोगन हुआ था। उसके बाद आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं, और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पे क्या प्रभाव डालती है, तो उसके बारे में बताया गया। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक है पत्रकारिता का प्रत्येक विषय नागरिकों के हित में होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, ना कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या कोशिशें की थी। तो मूर्तिकार ने तो उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी। हिंदुस्तान का छप्पा छप्पा उसने खो ही डाला। फिर भी 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की नाक को परखा गया, नापा गया, पर काम नहीं बना उससे भी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पे करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, ऐसे कथन छाट के आपको और लिखने हैं, तो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात लेखक किस और संकेत करना चाहता है। और 9th क्वेश्चन, अखबार वालों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया था लोगों के सामने। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उसके बाद है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों मैंने आपको, इनका स्क्रीनशॉट लेके अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इनसे लाभ उठाइए। एक लाइक दीजिए वीडियो को फटाफट से, क्योंकि आपकी टीचर ने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए सबसे ज़रूरी, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितने भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो ये वीडियो। मूर्तिकार दिल्ली आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, सुनकर मूर्तिकार ने क्या कहा और उसका शासकीय अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला था स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं हुआ था। क्लर्क को फाइलों में कुछ नहीं मिला, शासकीय अधिकारियों ने फिर क्या किया था जब कुछ नहीं मिला था। तो सभापति का कौन सा छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया था, आपको पता ही है कौन सा छप गया था। उसके बाद है मूर्तिकार के पत्थर ढूंढने के असफल प्रयास पर सभापति ने मूर्तिकार से क्या टिप्पणी की। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि सभापति के गुस्से का कारण क्या था, क्रोध का कारण क्या था, उसने मूर्तिकार से क्या कहा, तब भी दोनों का आंसर सेम है। ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे इस शर्त पर मूर्तिकार ने क्या कहा और इस पर सभापति की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिस्पॉन्स था। सभापति द्वारा मूर्तिकार को जिंदा नाक लगाने की इजाजत दिए जाने पर अखबार वालों ने अखबार में क्या छापा। क्या सचमुच अखबार वालों के पास छापने के लिए कुछ भी नहीं था, या फिर कोई और कारण रहा होगा। इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। विदेशी सभ्यता के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखकर लेखक ने किस तरह व्यंग्य किया है, किस तरह उसने व्यंग्य किया है, तो आप देख सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग्य किया है, ये क्वेश्चन आ जाए या जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का उद्देश्य आ जाए, तब भी सेम आंसर लिखिएगा। प्रतिपाद्य भी यही होता है। मूर्तिकार को बिहार के शहीद बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी। आप सबने स्टोरी तो सुनी ली है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। तो आप स्टूडेंट्स कौन कौन से मूल्य अपनाना चाहेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक शब्द के माध्यम से किस बात पर व्यंग्य किया गया है, इसके आधार पर हमारे जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर विदेशी है, ये जानकर सभापति ने जो उद्गार व्यक्त किए उससे क्या स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड द लास्ट, मूर्तिकार को समय की परख है, वो हाथ में आए अफसर और शासकीय अधिकारियों की व्यवस्था का खूब लाभ उठाता है, किसी प्रकार भी इस अफसर को हाथ से निकलने नहीं देता। कैसे, वो चतुरी इतना था, बातों में इतना पटा लेता था दूसरों को कि शासकीय अधिकारी उसकी हर बात मानते थे। ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक,
जल्दी मिलती हूँ आपको आपके नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।